गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वेरी गुड। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का आज बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। ये सेशन स्पेशली आप लोगों के लिए रखा गया है। जैसा कि आप स्टूडेंट्स का लगभग सिलेबस ख़त्म हो रहा है और जेई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट जनवरी में 24 से स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोगों के मन में बहुत से ऐसे क्वेश्चंस इस समय आ रहे होंगे कि किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, रिवीजन किस तरीके से करना है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। तो आज का ये सेशन इसी चीज़ को ध्यान में रख के ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा हमारे डायरेक्टर सर जो है एनए सर एंड एनजे सर का बहुत ज़ोरदार स्वागत करें तालियों से। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा नितिन जैन सर से कि इस सेशन को आगे बढ़ाएं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जेईई मेन का जो नोटिफिकेशन आया है 24 तारीख से एग्ज़ाम्स अपना जो शुरू होने उससे पहले हमारे पास जो दिन है उसके बारे में कुछ जो मेरे जहन में बातें हैं कि कैसे आप अपना समय का ऑप्टिमम यूज़ कर सकते हैं, उस बारे में हम बात करेंगे। कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं जनरल हो और कुछ पॉइंट्स स्पेसिफिक फिजिक्स से रिलेटेड। 13th में जो है मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि सिलेबस पूरा जो है 4 महीने में 2 साल का बड़े मुश्किलों से जो है हम 2 टीचर मिलके भी नहीं करवा पा रहे हैं। तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि भाई हम अपना प्रयास कर रहे हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको अच्छे से करा दें। कुछ टॉपिक रह भी सकते हैं। तो वो जो चीज़ है देखो 13th की बड़ी स्पेसिफिक चीज़ है। 12th के बच्चों के साथ वो समस्या नहीं है। केवल फिजिक्स में एक टॉपिक कम्युनिकेशन सिस्टम का रह गया, 1 या 2 क्लास में आपका हो जाएगा। तो बाकी सब्जेक्ट्स का मेरा अनुमान है हो गया होगा सिलेबस 12th का। तो बचे हुए दिनों में एक तो आईआरपी का आपको नोटिफिकेशन मिला हुआ है 8 तारीख से ऑनवर्ड्स। उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं, 15 तारीख का तो दिया हुआ था बट उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। कुछ और टेस्ट आपके 15 के बाद भी हो जाएंगे। वो जो प्रैक्टिस का मौका है वो तो अवेल आपको करना ही है, चाहे आप कोटा में रहते हुए करें या जो बाहर स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनको भी। तो सबको एक तो वो आईआरपी को थोड़ा सीरियसली ले लोगे तो उसमें रिवीजन अच्छा हो जाएगा। तो टेक आईआरपी सीरियसली, अपना शेड्यूल बनाने के बजाय उस आईआरपी को अच्छी तरह से करो। उसके अलावा जो है जेईई मेन में मेरे हरदम ये मशवरा रहती है कि टॉपिक को सेलेक्टिवली नहीं पढ़ना चाहिए कि सर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता दो। तो मेरा एडवाइस जेईई मेन के लिए सेलेक्टिव टॉपिक्स की स्टडी नहीं रहती है। आपको पूरा सिलेबस करना पड़ेगा और फोकस इनिशियली उस पर रखो जो आपके कम प्रिपेयर्ड है। जो आते हैं उनको थोड़ा बाद के लिए छोड़ दो और पहले उन टॉपिक्स को ले लो जो आपके कम प्रिपेयर्ड है, उन पे इनिशियल फोकस रखते हुए और पिछले जेईई मेन के सवाल उनके ज़्यादा ट्राई करते हुए और फिर आप पूरे सिलेबस को टेकअप करो। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ टॉपिक्स हो जिनके सवाल आप बगैर पढ़े छोड़ देते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो बगैर पढ़े तब छोड़ेगा इंसान जब वो छोड़ के जा रहा होगा टॉपिक, यार ये टॉपिक तो मैं छोड़ के जा रहा हूँ।
वैसा माइंडसेट से जेईई मेन को अप्रोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि सवाल जो है किसी भी टॉपिक के आसान आ सकता है। तो यू शुड नॉट बी ऑन दैट साइड जहाँ पे आपके साथ ये हो कि भाई जो टॉपिक आप छोड़ के गए उसका आसान सवाल है, तो बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग होता है ना, कि जो टॉपिक आप कर रहे थे उसमें गलतियां हो गई, छोड़ के आए वो आसान थे। कोई आसान चीज़ आपसे ना छूटे, उसका तो एक ही तरीका है कि आप सारे टॉपिक जो है के बारे में आपको नॉलेज हो। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं हो कि जिसके आपको बेसिक्स ही नहीं पता। तो यदि ऐसी स्थिति में ऐसा आप अपने आप को करके जाएंगे कि सारे टॉपिक्स के बारे में आपको जानकारी है सिलेबस के। अब फिजिक्स में जो है वो ऐसे टॉपिक भी हो सकते हैं जेईई एडवांस में नहीं है, हालांकि अब जेईई एडवांस भी मॉडिफाई हो गया है, बट स्टिल कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कम्युनिकेशन सिस्टम, वो जेईई एडवांस में नहीं है। सेमीकंडक्टर में भी ट्रांजिस्टर नहीं है जेईई एडवांस, मगर आपको जेईई मेन में कुछ करके जाना चाहिए, ये मेरा कहने का मतलब है। और बाकी इन बचे हुए दिनों में आप यदि लास्ट ईयर के जेईई मेन के क्वेश्चंस का कलेक्शन देखें तो वो भी एक अच्छा रिवीजन का सोर्स हो सकता है। 2022 है, 21 है, इनमें इतने सारे जेईई मेन के पेपर हुए थे कि वो एक रिवीजन का एक अच्छा सोर्स बन सकता है। वेबसाइट भी मैंने क्लास में बताई थी एक, जिसमें लास्ट ईयर के जेईई मेन्स के टॉपिक वाइज क्वेश्चन हैं, तो आप ऑनलाइन भी सर्च करके कर सकते हो। ये हुई बात कि किस तरह हमें बचे हुए टाइम को यूटिलाइज करना है। एक तो लास्ट ईयर के जेईई मेन्स के क्वेश्चंस को सोर्स कर बना सकते हो, टॉपिक को ही मत छोड़ो, और दूसरा आईआरपी को सीरियसली लो। ये 3 पॉइंट जो है मुख्य है, जो इन बचे हुए समय में अपने टाइम को आपको यूटिलाइज करने में अपना जजमेंट लेना चाहिए। उसके अलावा यदि आपको अपना डेली रूटीन का जो है थोड़ा मैनेजमेंट करना है, टाइम का मैनेजमेंट करना है, तो वो भी जो है आपको अपनी हैबिट्स को थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए। नॉन एकेडमिक एस्पेक्ट्स हैं वो, कि भाई हमें अपने जो एग्ज़ाम टाइम है 9 से 12 होता है, क्या होता है 9 से 12 होता है, 9 से 12 का सुबह का टाइम जो है बाद में तो जेईई एडवांस के लिए और ज़्यादा अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, स्लीप साइकिल और एडजस्ट करना पड़ेगा। 9 से 12, 2 से 5 वो आपका अलर्ट अवेक वाला टाइम होना चाहिए। तो जेईई एडवांस का तो अभी समय है, अभी जेईई मेन के हिसाब से सोचे तो 9 से 12 आपका अवेक अलर्ट वाला टाइम हो, और उसके लिए आपको हैबिट डालनी पड़ेगी कि भाई सुबह आप 9 से 12 का टाइम है तो 7-8 बजे तो उठने की हैबिट होनी चाहिए आप। ऐसा नहीं हो कि आप रात भर पढ़ रहे हो और सुबह 9 से 12 जो है आपका जो है अलर्टनेस लेवल कम रहता है। एक दिन में नहीं होगा कि मेरे कल एग्ज़ाम है तो उसके पहले तो मैं नाइट आउट मार रहा था, एग्ज़ाम के एक दिन पहले मैं सो के जो है सोच रहा हूँ कि मेरे साथ सब कुछ सही हो जाएगा एग्ज़ाम में। तो वो चीज़ें जो है इतना मैंने सर और बताया कि किस तरह वो कभी मैराथन जाते हैं तो कैसे जो है वो उसके 1 महीने पहले से उनकी तैयारियाँ चालू हो जाती है। तो वो जैसे जो है अपने अलग अलग एस्पेक्ट्स को जो है फाइन ट्यून करते हैं, अपने रूटीन को एडजस्ट करते हैं, अपने ईटिंग स्टाइल को एडजस्ट करते हैं, वैसे ही आपके लिए भी एक बड़ा मोमेंट है। उस बड़े मोमेंट को आपको पहले से तैयारी करनी चाहिए, न केवल एकेडमिक एस्पेक्ट्स को लेकर बल्कि नॉन एकेडमिक एस्पेक्ट जैसे आपका ईटिंग का, आपका स्लीपिंग का, ये सब जो रूटीन है उसको आप इम्प्रूव करो। जैसा भी अभी है आपका, सबका अलग अलग हो सकता है, बट उसको आपको रिव्यू करना चाहिए फ्रॉम द व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। जैसे आपका खाने का है तो ऑब्वियसली आपको ये तो जनरल एडवाइस होती है कि भाई ऐसी चीज़ों से बाहर के खाना और ऐसी खाने से बचना चाहिए जिससे आपको एग्ज़ाम के पहले जो है स्पेशली 2-3-4 दिन हफ्ते भर जो है बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। ऐसा नहीं हो स्टमक अपसेट हो जाए, ऐसा नहीं हो कुछ डायरिया हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो वो आपको जो है एक पूरा अटेम्प्ट आपका एक वेस्ट हो सकता है।
कि एग्ज़ाम के दिन आप, क्योंकि थोड़ा एक स्ट्रेस लेवल एंग्जाइटी भी रहती है, थोड़ा खाना पीना 5% भी यदि खराब हुआ ना तो वो एम्पलीफाई हो जाता है, जो अपना स्ट्रेस और एंग्जाइटी होती है। आपको पता होना चाहिए कि स्टमक अपसेट केवल फूड की क्वालिटी का नहीं होता है, ये स्ट्रेस और एंग्जाइटी का भी इसमें रोल होता है। तो आपको एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ेगा, लाइट खाओ, सादा खाना खाओ, ताकि स्ट्रेस और एंग्जाइटी जो आपके कंट्रोल में नहीं है वो तो होनी ही होनी है एग्ज़ाम के पहले, ठीक है ना। आप थोड़ा उसको हैंडल करना जानते हो, बट कंप्लीटली आपके कंट्रोल में नहीं होती है, तो उससे भी हमारे पेट की गड़बड़ियाँ हो जाती है। पता नहीं पता ये बात आपको? हाँ, इट इज साइकोलॉजिकल ऑल्सो। तो वो बातें हैं कुछ और जो एग्ज़ाम के डेज के नियर आते आते आपको जिन पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अभी तो ठीक है, बट हफ्ते भर पहले आते आते यू शुड चेंज योर गियर्स, और फिर उसके 7 दिन पहले फिर आप अपना जो है 2-3 दिन पहले आते आते तो आप एक दूसरे से इंटरेक्शन भी बंद कर देना, अपने खुद सॉलिटरी आप टाइम बताओ, अपने प्लान के साथ आगे बढ़ो, और ज़्यादा लोगों से बातचीत करना भी जो है एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले बंद कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो है इससे और कन्फ्यूजन होता है, आपको दूसरे लोग क्या कर रहे हैं आप उस पर ज़्यादा ध्यान दोगे तो जो है बेवजह आप टेंशन में आ जाओगे कि यार मैं तो ये सब कुछ कर नहीं रहा था, तूने तो ये करा। तो एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले वो भी एक अच्छी चीज़ होती है जो बच्चों को करना चाहिए कि डोंट इंटरेक्ट मच 2-3 डेज के पहले ही है, और रूटीन अपना बना लेना चाहिए। और एग्ज़ाम के दिन के लिए भी जो है लास्ट मोमेंट एडवाइस ही होती है कि भाई सेंटर जो भी आएगा आपका एक दिन पहले जाके और उस दिन सेम डे टाइम का मार्जिन लेके। अखबार में ऐसी खबरें आती है कि लेट पहुंच रहे हैं, और फिर नहीं होता स्कैटर्ड, ऐसे किसी के साथ भी हो सकता है। तो आप अपने लेवल पर उसको कैसे जो है वो रिमोट पॉसिबिलिटी को भी कैसे अवॉइड करोगे, उसके लिए आपको स्टेप्स लेने चाहिए कि भाई सेंटर एक दिन पहले जाके देख लो, आप जहाँ पर रुके हुए हो वहाँ से वो कितना दूर है, उस हिसाब से अपना जो है मूवमेंट प्लान करो, बैकअप प्लान रखो। 1 घंटा पहले आप जा रहे हो, जो भी कम्यूट का मेथड यूज़ कर रहे हो, तो वो सब चीज़ें जो है आपके और आपके पेरेंट्स मिलकर आप सब लोग उसको बेस्ट सिलेक्शन उसका कर सकते हो। ये कुछ बातें हैं जो मेरे जहन में अभी आ रही हैं। थोड़ा एनएसआर बोलेंगे, फिर आपके क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। तो आई टेक ब्रीफ स्टॉप हियर कि भाई कुछ बातें जो मेरे जहन में थी वो आपको बताई। अब एनएसआर जो है इसमें ऐड करेंगे कि भाई हाउ शुड फिजिकल केमिस्ट्री ऑल्सो, जो फिजिक्स के ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, तो आपको कैसे पढ़ना है, क्या करना है। ओवर टू अवस्थी सर। Once again, good morning. Good morning, sir. जैसा बहुत अच्छा बोल रहे थे, मैं सुन रहा था आराम से। मेरे लिए सुनना बड़ा मुश्किल काम होता है क्योंकि बचपन से सुनाने की आदत पड़ेगी। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट है जैसे अभी आपके चेहरे पे स्माइल। लगभग यही कंडीशन हमें अगले लगभग 1 महीने तक मेंटेन करनी है। आई थिंक लास्ट पेपर 24 से स्टार्ट होगा, 30 ना खत्म हो जाएगा। तो ये जो पॉजिटिविटी है ना चेहरे पे या अंदर से सब तरफ फील आनी चाहिए। एग्जाम से पहले कईयों के चेहरे देखो ऐसा लगता है जैसे शमशान घाट जा रहे हैं, समझ रहे हैं आप? घबराहट में मरने पड़ रहे हैं रात भर। जैसे साहब ने कहा ना, रात भर सोए नहीं, कयामत की रात पूरी फुल पढ़ के निकाल रहे हैं, पेपर में फोड़ देंगे, पता लगा फुट के आ रहे हैं। समझ रहे हैं? तो मैं आपको आसानी के लिए बोल रहा था, ठीक है ना। तो अपने को अब मैं सिस्टमेटिक बात करता हूँ। जैसे साहब ने जो बोला, पहले टेक्निकल पॉइंट देता हूँ, वो बड़ा क्रूशियल होता है और आप समझते भी, लेकिन बार बार माइंड में उसको दोहराने से अच्छा हो जाता है। आपको मालूम है कि जो सिंगल डिजिट प्रॉब्लम आएंगे या डबल डिजिट या डेसिमल के 2 प्लेस तक दोनों तरह के प्रॉब्लम जेईई मेन में आने लग गए हैं, आपको मालूम होगा। नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट हो चुकी है, पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। अब आपको चॉइस आ रही है, देखो वहाँ पर आपकी स्मार्ट प्रिपरेशन बहुत कम आई है। आपको मालूम है सब्जेक्ट में 10 प्रॉब्लम आएंगे और आई थिंक आपको 5 ही करने हैं, यही अभी नोटिफिकेशन में है। मतलब चॉइस है अपने पास। अरे चॉइस है कि नहीं है?
5 प्रॉब्लम की चॉइस है। तो अगर मैं इसको सब्जेक्टिव स्पेसिफिक करते अगर बोलूँ फिजिकल केमिस्ट्री में, तो 10 प्रॉब्लम में से मेजॉरिटी ऑफ प्रॉब्लम आपके फिजिकल केमिस्ट्री के होते हैं, आप उठा के देख लीजिए, ठीक है। तो ये और सब्जेक्ट में भी जैसे मैथ्स फिजिक्स में फुल सिलेबस में, लेकिन चॉइस तो है ना आपके पास। तो जैन साहब जो बोले थे एग्जैक्टली मैं बोलता हूँ कि सिलेबस पूरा कवर करना होता है, लेकिन फोकस करें उन पे, फोकस जरूर करें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में क्लास में बोला अभी 13 के अंदर आप लास्ट 3 ईयर के पेपर में उठा के देखेंगे। मैं आपको जेईई मेंस से पहले 13 को अलग से प्रॉब्लम्स दूंगा, 12 को देना शुरू कर दिया है। तो आपको टॉपिक्स मालूम है कि भाई कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा कवर होते हैं जेईई मेंस में, बिकॉज रीजन क्या है, प्रॉब्लम्स तो हैं ओनली 25। मेरे अकेले ही खुद के 12-13 टॉपिक है, रेडियो एक्टिविटी को छोड़ भी दूँ तो वो सारे तो आ नहीं सकते हैं। अब 25 में से वो 8 आएंगे, 9 आएंगे, 10 आएंगे या 7 आएंगे, मुझे भी नहीं पता होता एग्जैक्टली, आप तो 8 ही मान लो। अब 8 में तो मेरे सारे टॉपिक भी कवर नहीं हो रहे हैं, समझ रहे हैं। जो अलग अलग टॉपिक है जिनको हम लगभग 1 महीने पढ़ते हैं वो भी कवर नहीं हो रहे हैं। तो इसका मतलब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन पर हमारा फोकस होना चाहिए, लेकिन जो अदर टॉपिक है जिनसे प्रॉब्लम जनरली कम आते हैं वो भी हमारे बेसिक लेवल पर डेफिनेटली कवर होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी प्रॉब्लम जेईई मेन तो छोड़ो, आप एडवांस में फॉर्मूला बेस आ जाती है। अब आप बताओ लैम्डा h/p आ रहा है प्रॉब्लम में, जेईई एडवांस में हो चुका है, मेन तो बहुत दूर की बात है, आप समझ रहे हैं। तो कई बार बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम पेपर के अंदर भी कुछ प्रॉब्लम बहुत ईजी आते हैं। अब आपको यूनिट की वहाँ गलती करके आ रहे हैं क्योंकि आपने बिल्कुल प्रैक्टिस ही नहीं करी, बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करी, तो फिर ये सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होंगे आपसे। तो आपका हर टॉपिक मेरे हिसाब से बेसिक लेवल पे जरूर कवर होना चाहिए। स्पेशली एडवाइस मेरी 13 के बच्चों के लिए, बिकॉज 12 का सिलेबस कवर हो चुका है और वो रिवीजन के प्रोसेस से चल रहे हैं, उनको प्रॉब्लम्स मिल रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी का उनके पास इनफ टाइम है। 12th क्लास के पास तो एक्सक्यूज बचेगा नहीं। जनवरी का अटेम्प्ट देने के बाद भी हमारा पेपर बहुत ही अच्छा होना चाहिए था, अच्छा होना चाहिए था, बाकी मेरे पास दूसरा कोई वर्ड नहीं। रिपीटर बैच के बच्चों को मैं क्लास में बोलता हूँ आपको घबराना नहीं होता है। आपकी अप्रोच ये है कि हम जितना सिलेबस मैक्सिमम पॉसिबल कवर कर सकते हैं, कवर करने की कोशिश करें, लेकिन अननेसेसरी उतना खाने की ट्राई ना करें जिसको आप डाइजेस्ट ना कर पाए। जैसे आपने से बोला ना 4-5 महीने में यार 2 ईयर का सिलेबस कवर होना कोई मजाक नहीं है, समझ रहे हैं आप। 2-2 क्लास चल रही है, सब चल रहा है, तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। आपको ऐसा लगा मेरी कई चीज़ें ठीक से रिवाइज नहीं हो रही हैं, मैं पूरा होमवर्क नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैंने कुछ क्लासेस पहले ही बोलना शुरू किया कि कम से कम ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जेईई मेन के अगर आप कंपटीशन में या ऐसे बोलूँगा कि रेस में बना रहना चाहते हैं तो आप ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्व करते रहें, और सब्जेक्टिव लेंदी डिफिकल्ट प्रॉब्लम अगर आप छोड़ भी देंगे तो मैं नहीं समझता हूँ कि आपको बहुत हार्म होने वाला है। मैं बात कर रहा हूँ 13 के बच्चों, 12th के बच्चे तो अभी कुछ भी करते रहेंगे, लेकिन फिर भी मैंने इनको लास्ट क्लास में बोला था कि आपको 2-3 वीक पहले जेईई मेन पर लग जाना चाहिए। अब जैसे जो सबसे अच्छा चेंज इस बार आया है वो आपने ऑब्जर्व किया होगा, उस पर हम बाद में बात कर लेंगे, लेकिन अभी बोलना जरूरी बिकॉज जेईई एडवांस का नोटिफिकेशन आ गया है 4 जून है, यही ना। जेईई मेन से एडवांस के बीच में इतना टाइम भी नहीं देते हैं। आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे, अगर हम लास्ट 3-4-5 ईयर की हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो अप्रैल से जून मतलब ऑलमोस्ट 2 मंथ का टाइम दिया है, जबकि पहले अगर आप उठा के देखेंगे तो अप्रैल एंड में एग्जाम हो रहा है, मई एंड में मतलब आपका एडवांस हो रहा है, समझे। तो लगभग 4 वीक के आसपास का टाइम होता है, 3-4-5 वीक का टाइम होता है, ये गैप और ज़्यादा है। तो ये उन स्टूडेंट के लिए सबके लिए अच्छा है कि भाई अभी हम एडवांस की जो अप्रोच है हमारी उसको थोड़ा चेंज कर सकते हैं। अभी सर ने बोला ना सिलेबस पूरा कवर करने पे ध्यान दें, फोकस करें, एनसीईआरटी पूरा कंप्लीट पढ़ने की कोशिश करें, स्पेशली 12th क्लास स्टूडेंट तो उनके पास समय है तो पूरा कंप्लीट कवर करने की कोशिश करें। और लेंथी डिफिकल्ट जो बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं जो आपको पता था जेईई मेन में नहीं आ सकते हैं, उन आपको अपने पता होता है कि ये प्रॉब्लम जेईई मेन में आ ही नहीं सकता, समझ रहे हैं, क्योंकि 25 प्रॉब्लम आपको 1 आवर में करने, तो उस तरह की चीज़ों को अपन स्केप कर सकते हैं, क्योंकि हमें अब जेईई मेन पर फोकस करने का टाइम ये एंड होने वाला है, समय अपने पास बहुत कम बचा है, नहीं तो उस सिचुएशन में आपको सिस्टमेटिक सब चीज़ों को कवर करने की कोशिश करनी चाहिए। 12th का तो मैंने बोला ना, रिपीट कर रहा हूँ कि रिवाइज हो रहा है आपका, तो आपकी प्रॉब्लम नहीं। 13 के बच्चों की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, मेरे उनके साथ में सिंपैथी भी रहती है। ये सिंपैथी नेक्स्ट ईयर वाले बच्चों के कम हो जाएगी, क्योंकि आप जब समझ रहे हैं, आप जब जेईई आपका अगर जून के स्टार्टिंग हो जा रहा है, आप जुलाई से पढ़ना शुरू कर दें, लेकिन आपका तो जुलाई में एग्जाम भी नहीं हुआ था, समझ रहे हैं आप, तो आपको समय बहुत कम मिला है। लेकिन आप ये सोचो कि अगर ये नोटिफिकेशन में अगर जनवरी में अटेम्प्ट नहीं हुआ तो आप कैसे पढ़ रहे होते, ये जरूर दिमाग में रखें आप कि सर हम बहुत कंफर्टेबल जोन में पढ़ रहे होते, ये सोचते हैं कि हमारा फरवरी में तक कोर्स हो जाए, मार्च में बड़े रिवीजन करें, अप्रैल के अंदर हम जेईई मेन के अंदर ढंग से होते हैं। 13 के बच्चों की बात कर रहा हूँ। अब क्योंकि 2 अटेम्प्ट हैं तो इतना ज़्यादा माइंड पर प्रेशर ना लें आप। जनवरी बहुत रिलैक्स होकर आप दें, जितना आप कर सकते हैं। जैसा मतलब लास्ट के 1-2 रात पढ़ने से कुछ ज़्यादा हासिल होने वाला नहीं है आपको जेईई मेन के अंदर,
क्योंकि जब टॉपिक में ही चॉइस आ रही है या प्रॉब्लम्स में चॉइस आ रही है तो कम से कम जितना कर रहे हो उसको ठीक तरीके से करके जाए। अननेसेसरी प्रेशर ले रहे हैं, सब कुछ कवर करने की ट्राई भी कर रहे हो, समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, ये अप्रोच भी नहीं होनी चाहिए, ये अप्रोच भी नहीं होनी चाहिए। आप जैसे 13 के बच्चे क्लास में पढ़ते हैं, 1 महीना बचा है, तो मेरी एडवाइस होती है क्लास में इतनी अच्छी कंसंट्रेशन से पढ़ो कि अगर इन टॉपिक को आपको रिवाइज करने का मौका न मिले ना तो भी आप जेईई मेन के अंदर तो सही करके आ जाओ। ये आपकी कंसंट्रेशन का लेवल क्लास के अंदर होना चाहिए 13 के बच्चों के बाद, क्योंकि दो तरह के बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, तो दोनों की थोड़ी अप्रोच अलग अलग जाती है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखो। जो जैसा बोल रहे थे, मेंटली प्रेशर कम होना चाहिए, सुबह उठने का बिल्कुल टाइम सेट करना बहुत जरूरी होता है, वरना क्या उस दिन थोड़ा माइंड में एक अजीब सा कुछ बल्ब सा जलता रहेगा, आपके साइकोलॉजिकल प्रेशर अलग रहेगा, टेंस रहता है, हल्का सा एक सर में दर्द भी फील कर सकते हैं आप। टाइम सुबह उठने का जो सुबह 7 बजे के आसपास का तो रहना ही चाहिए, और वो लगभग हर बच्चे का होता है। 13 के बच्चे सुबह 8 बजे क्लास करते हैं, वो वैसे उठ जाते हैं। 12 के बच्चे नहीं उठते तो अब उठ जाओ, 7 बजे के टाइम का आसपास बहुत अच्छा टाइम होता है, और जैसे 1-2 वीक बचते हैं तो उसको आप 6 बजे ले आएँ, क्योंकि देखो 6-6:30 बजे आपको उठना पड़ेगा। जेईई मेन के लिए तय बात है, उठोगे, तैयार होगे, सेंटर पे पहुंचोगे। आई थिंक वो रिपोर्टिंग टाइम 1-1.5 घंटे पहले का भी होता है कई जगहों पे, कई सेंटर पे, तो उसके हिसाब से आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। सुबह 7 बजे के आसपास भी अगर आपका उठने का टाइम है ना तो आधा 1 घंटा ज़्यादा, अगर आप उस दिन जल्दी उठ भी जाएंगे तो इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। तो सुबह 7 बजे के आसपास, 7, 6:30, 6, ज़्यादा अन्य से जल्दी उठने की हैबिट को मना करता हूँ, क्योंकि स्पेशली जेईई एडवांस में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर आप सुबह 3-4 बजे उठते हैं तो जेईई एडवांस तो अभी है नहीं, तो इसलिए बात नहीं कर रहे हैं, पर ज़्यादा ब्रीफ खत्म कर रहा हूँ मैं, कि उसमें आपको पूरे दिन एक्टिव रहना पड़ता है। तो आपको अननेसेसरी ज़्यादा मॉर्निंग उठकर अननेसेसरी अपनी एनर्जी को एक तरीके से बोलूँगा कि शुरुआत में वेस्ट ना हो जाए, क्योंकि सुबह 4 बजे उठ के आप करेंगे कि क्या, मुझे बताइए। जिस दिन जेईई एडवांस दिन पढ़ोगे थे नहीं आप, तो आराम से उठिए, रिलैक्स, 6, 6:30। जिस सर बोल रहे थे ना, रेस डे से पहले हम इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं, चीज़ों को बहुत ध्यान रखना पड़ता है। सिस्टमैटिक प्रिपरेशन और थॉट प्रोसेस पूरा बढ़िया रहना चाहिए हमारा। तो उसमें स्लीप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपकी जो नींद है, जो साइकिल है, वो प्रॉपर चले। लेकिन फिर भी एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, कई बच्चे नहीं मानते, वो प्रेशर ले लेते हैं, एंजाइटी हो जाती है। तो थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, संडे से पहले 3 रात आपके पास आएंगी, कोशिश करें इन 3 रात में आप अच्छे से अच्छा सो पाए, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। और मैं फिर बोल रहा हूँ, फिर भी किसी वजह से अगर कोई व्यक्ति वेडनेसडे, थर्सडे पे अच्छा सो लिया है, फ्राइडे सो लिया, सैटरडे मान लो एनी रीजन एंजाइटी हो गई, नहीं होते हुए ले लिया अपन ने, प्रेशर ले लिया, कोई किसी टेंडेंसी होती है, तो उस सिचुएशन में मानकर चलें बहुत बड़ा हार्म नहीं हो जाएगा, क्योंकि आप रिलैक्स मोड में, आपको नींद कम आई या कोई भी रीज़न जो मैंने बोला अभी, आपको एंजाइटी हो गई, प्रॉब्लम हो गया, कोई बात नहीं, क्योंकि आप थर्सडे, वेडनेसडे या फ्राइडे रात को आप अच्छा सो लिए, तो उससे मैं मानता हूँ कि आपके साथ में कोई बुरा होने वाला नहीं। बी कॉन्फिडेंट, कोई गड़बड़ नहीं होती है, कोई गड़बड़ नहीं होती है ऐसी, क्योंकि हमारे तो एंजाइटी इतनी होती है स्पोर्ट्स, इसमें सुबह को फर्क है स्टडी में, समझ रहे हैं आप। तो वहाँ एंजाइटी से ऐसा होता है, रात भर नींद नहीं आई तो भी सुबह उठ के दौड़े आएंगे, क्या फर्क पड़ता है, अरे फेल हो गए तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरी दोबारा दौड़ लेना। आपके में ऐसा नहीं, यहाँ फर्क आता है, समझ रहे हैं आप। तो स्टडी में क्या है, आपकी प्रिपरेशन बहुत अलग तरह की है, आपके ड्रीम है, उनसे आपके एफर्ट मैच करने चाहिए। अननेसेसरी 13 के बच्चों को बोलूँगा, अननेसेसरी बहुत ज़्यादा प्लानिंग ना करें किस चीज़ की, रैंक वाइज या मार्क्स को देखते हुए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हम अपना बेस्ट देंगे, बी कंफर्टेबल, जितना सिलेबस मैक्सिमम हो पा रहा है करने की कोशिश कर रहे हैं, यही करते रहें लास्ट तक, और उसी के हिसाब से एग्जाम में जाएंगे। कि कई बार कहता हूँ बहुत अननेसरी आगे का सोच लेते हैं, मेरे इतने मार्क्स आने चाहिए, रैंक आने चाहिए, इसी में आना चाहिए, तो एक अननेसरी का प्रेशर आ जाता है। रिलैक्स, बेस्ट देने की ट्राई करूँगा, जो हो जाएगा सो ठीक, बी कंफर्टेबल, ठीक। तो और सर ने जो बोला खाने का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, बात सही है, क्योंकि कभी कभी मैंने देखा है बच्चों को टेस्ट सेंटर से पहले, मैंने कुछ बच्चों खुद ने देखा वोमिटिंग कर रहे हैं, किसी की प्रॉब्लम अलग तरह की हो गई। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि आप ढंग से सोए नहीं, 2-3 रातें आप ढंग से सोए नहीं, पूरे साल भर का लोड तो आपने 2-3 रातों पर डाल दिया लास्ट में। मैं बोल रहा हूँ वहीं तो आपको रेस्ट करना है, रेस्ट करने का मतलब रिलैक्स, कम से कम 3-4 रात पहले, 3 तो मानो, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे रात सोने की ट्राई तो अच्छे से करो, 7 घंटे सो लो। मैं ये नहीं कहा 12 घंटे सो, 7 घंटे सो, ये 6:30 हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, 7:30 हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता आधे घंटे इधर होने से। 7 आवर किसी तो बहुत अच्छी मानी जाती है आपकी एज में, और कभी अगर 6 घंटे की सो लेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे, आधे 1 घंटे से कुछ नहीं होता, जो हो जाए उस दिन सब अच्छा मान के चलना। ये मैं सोच रहा मैं 1 घंटा ज़्यादा सो लिया, कम सो लिया तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सब बढ़िया होगा। पहले आपने इतनी अच्छी प्रिपरेशन कर रखी हुई तो काम आएगी। लास्ट नाइट की प्रिपरेशन काम नहीं आती, ज़्यादा काम नहीं आती है, वो तुक्का चल जाता है कभी कभी, समझ रहे हैं, आपको कुछ आता ही नहीं है, आपने लास्ट नाइट पे एक टॉपिक पहली बार पढ़ा है, उसके 2 फॉर्मूले या कुछ फॉर्मूले याद करें, गलती से अप्लाई होगा, आप बोलोगे वाह मेरा लास्ट नाइट का काम आ गया। लेकिन आप ये नहीं भूलते, ये मत भूलो कि उसके पीछे फिर 1-2 प्रॉब्लम के चक्कर में आपकी जिनकी प्रिपरेशन सिस्टमैटिक थी,
उनको आपने ठीक से रिवाइज नहीं करा उस समय से पहले या अननेसेसरी का एक प्रेशर ले लिया, तो उसमें सिली मिस्टेक होने का चांस बढ़ जाता है। और कोई बात नहीं, सिली मिस्टेक होने का चांस बढ़ता है। आप रिलैक्स होकर भी एग्जाम में जाके जाना, आप कभी भी आराम से। आप अभी एक काम करो, वाइब्रेंट के IRP पेपर होते हैं, 12th क्लास के बच्चे अप्लाई करके देखें। एक दो पेपर को एक दिन पहले काफ़ी कम पढ़कर, नॉर्मल तरीके से पढ़कर जाएं, बिल्कुल रिलैक्स होकर पेपर दे के देखो। आप बिल्कुल रिलैक्स होकर, मार्क्स ऑफ कुछ भी मत सोचो, और एक में आप जबरदस्त रात भर पढ़ के जाओ। आप करके देखेंगे, आपको खुद को फील आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। और सब लोग मानते हैं कि अननेसेसरी लास्ट में ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। 2 साल पढ़ाई नहीं करी तो लास्ट की 2 रात में भी क्या कर लोगे? 20 घंटे में क्या हो जाएगा? जो अपने पास सो मैनी आवर्स थे, 500, 700, 1000 घंटे, डिपेंड ऑन योर एबिलिटी, पढ़ने का समय था, उसमें नहीं पढ़े तो लास्ट की 2 रात में क्यों परेशान हो रहे हो? काया को, शरीर को कष्ट दे रहे हो आप, जो उस दिन आपको काम आती है, बैठने में, करने में, समझ रहे हैं आप, सोने में या आपके सोचने में। सबसे इंपॉर्टेंट है थिंकिंग प्रोसेस। जिस समय आप सोचने का समय होता है उसमें बॉडी अगर रिलैक्स मैनर में गई है 2 दिन तो बहुत अच्छा रिएक्ट करती है, बहुत अच्छा रिएक्ट करती है। अगर आप रिलैक्स मैनर में गए हैं तो वो आपको बहुत काम आता है। और आप एक बिल्कुल टाइट पोजीशन में गए, बिल्कुल घबरा रहे हैं, अजीब सी स्थिति है, लास्ट 2-3 दिनों बहुत भयंकर पढ़ाई करी है, बार बार कुछ चल रहा है, मेरे को ये याद नहीं, वो याद नहीं है। एग्ज़ाम कभी भी अपने वीक पॉइंट्स पर नहीं दिया जाता है, एग्जाम हमेशा अपने स्ट्रेंथ पे दिया जाता है। हम कभी भी कोई भी इवेंट करते हैं तो उससे पहले अपनी स्ट्रेंथ को फोकस करते हैं। कहीं अगर बॉडी में मान लो पेन भी हो रहा है उसको नेग्लेक्ट करते हैं, ध्यान नहीं देते उसकी तरफ, ध्यान देते ही नहीं है कि अगर मेरे कहीं मान लो किसी में मेरे में हैमस्ट्रिंग खिंच रही है, देख रहे नहीं उसकी तरफ, सोचना ही नहीं, क्योंकि अब इवेंट का दिन है, समझ रहे हैं उस दिन तो बेस्ट करना है अपना। तो उसको बोलते हैं कि जहां आपको गड़बड़ लग रही है उस तरफ फोकस ही मत करो बिल्कुल भी, जस्ट अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करो कि मैं किन चीज़ों में स्ट्रांग हूँ। आप ये मना करो आई एम दी बेस्ट, मानना चाहिए, है नहीं हो दूसरी बात, मानना चाहिए, अच्छा लगता है, जितनी फील अच्छी होगी उतना अच्छा रहता है आगे के लिए। खाने पीने का बिल्कुल फ्रूट्स रात में अवॉइड करने चाहिए। ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, थोड़ी बहुत भूख लगे थोड़े बहुत, वो भी खाने की तरह ना खाएं ड्राई फ्रूट्स को। फ्रूट्स रात में नहीं खाने चाहिए, फूड के बाद नहीं खाते। मुझे पता लगा 1-2 जगह पे कह रहे वो लोग खाना खाने के बाद मीठे के तौर पे फ्रूट्स खाते हैं। मैंने क्या बेवकूफ़ लोग हो यार। फिर उनको चीज़ रीज़न बता दी, अभी इतना समय नहीं है इसलिए नहीं बोलूँगा। मैं गैस वैस बनती, बहुत तरह की प्रॉब्लम होती, खाना होता है, फ्रूट्स खाने से 1 घंटे पहले खाते हैं, 40 मिनट 50 मिनट पहले खाते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं कभी कभी, अननेसेसरी चीज़ें ना खाएं। हेल्थ को सही रखना बहुत ज़रूरी है। फिर स्टोमक अच्छा रहेगा आपके, खुद ही आप समझदार हो। स्टोमक जिस दिन गड़बड़ होता है आपको पता लग जाता है क्या हालत रहती है अपनी। अरे आपको मालूम है सबके साथ कभी ना कभी तो प्रॉब्लम हुई है ना। तो चेंजेस ना करें, फूड वगैरह आराम से, जैसे बी कंफर्टेबल, जितना खाता उतना खाएं, ना कम खाएं ना ज़्यादा खाएं, क्या करना है। अरे रात में ज़्यादा खा के करना है क्या, सुना तो है। और भूखे ना जाएं जिस दिन आपका एग्जाम हो। मेरी उस दिन एडवाइस है आपको कि आप गलती से भी भूखे ना जाएं, बिल्कुल नहीं। आपका स्टोमक बिल्कुल नॉर्मल रहना चाहिए, कुछ खाकर जाएं, ब्रेकफास्ट करके जाएं। वैसे तो अपने घर वाले बड़े अच्छे होते हैं, वो अपने खुद मुंह में ठूस देते हैं, थोड़ा बहुत आपने देखा होगा, दही शक्कर या केले खाएं, आधा केला खा लें, केला खा लें, ऐसी कोई सॉलिड फूड खा के जाएं। फ्रूट में केले को बहुत अच्छा मानते हैं, स्पोर्ट पर्सन, बहुत काम का होता है। इसके अलावा दूसरों को तो हम मानते हैं कि टाइम पास करने के लिए, क्योंकि कम खाएं, समय कम होता है। केला 1 केला खाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, और उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो एक एप्पल के बराबर की होती है। आपने कभी स्पोर्ट पर्सन को एप्पल खाते हुए देखा है? वेरी रेयर। आप हमेशा देखना बैडमिंटन में, इसमें, फुटबॉल में, उनको टाइम मिलता है ना कभी भी तो आधा केला खाते हैं। क्रिकेट में कभी भी देख लेना आप, वो आधा केला खाएंगे, 1 केला खाएंगे, बस लास्ट टाइम, उससे काफ़ी एनर्जी आए। तो उस दिन आप ब्रेकफास्ट अच्छा कर लें आराम से। अच्छे का मतलब ये पराठे ठूस के जा रहे, 10 पराठे खा के यार, मजाक कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपने शब्दों को विराम दे रहा हूँ। बी कंफर्टेबल, जैसा रोज ब्रेकफास्ट करते हैं वैसा करें। केला आप खा सकते हैं, आधा एक खाना हो तो फ्रूट में, ड्राई फ्रूट्स में 4-5 बादाम खा सकते हैं, काफ़ी है आपके लिए। और बाकी विजिटर बताएंगे मैथ्स को क्या करना चाहिए, है ना। हाँ, क्योंकि इनकी चीज़ें समझना मुश्किल काम होता है। उनको सीधे आदमी सीधी सीधी बातें करते हैं, आदमी को समझ में आती है। आइए सर, प्लीज़ वेलकम मिस्टर विजी सर। आई थिंक एन सर ने काफ़ी सारी बातें बता दी, तो मेरे लिए सिर्फ एक ही पॉइंट बचता है, और वो है सीधा टू द पॉइंट मैथ्स के बारे में बात करना। ठीक है, तो हर सब्जेक्ट का नेचर होता है, ठीक है, कि किस एग्ज़ाम में किस तरह का पेपर पूछा जाता है। ठीक है, तो अभी पिछले जो भी कुछ ईयर्स का हम लोग देख रहे हैं कि यार ये बातें फॉलो हो रही हैं। तो उसमें मैथ्स में हम लोग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि आखिरी डेज में तुम लोग सोचते हो कि यार NTA के पुराने पेपर्स लगा लो, वेस्ट ऑफ टाइम। मैंने क्लियर बात बोली
मैं जो भी बोलूँगा वो मैथ्स के रिस्पेक्ट में बोलूँगा, ठीक है। बाकी में ये बात उल्टी हो सकती है, ठीक है, कि केमिस्ट्री में या फिजिक्स में एनटी के पेपर्स बहुत यूज़फुल है, लेकिन मैथ्स में वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, ठीक है। उसके लिए हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि शीट जो हमने सॉल्व की है, मेनली पिछले पेपर्स देखता हूँ तो मेरे को पेपर्स देख करके समझ में आता है, क्वेश्चन देखते कि अरे तो शीट के अपने इस क्वेश्चन से मिलता हुआ प्रॉब्लम है, ठीक है। ये क्वेश्चन तो 2018 के जेई एडवांस का क्वेश्चन डायरेक्टली पिक कर दिया, ठीक है। तो अपनी शीट स्पेशली वो भी एक्सरसाइज 2 एंड एक्सरसाइज 4 दैट इज जेई एडवांस्ड, वो ज़्यादा यूज़फुल है। और तो तुम लोगों ने डेफिनेटली शीट सॉल्व तो की हुई है, ठीक है, 100% नहीं हुई है, राइट। लेकिन जितने भी टॉपिक्स किए हैं 12th वालों के तो पूरे हैं, और जो ड्रॉपर्स हैं मुझे जितना पता है उनके भी बहुत सारे एक्सरसाइजेस, मतलब 80% नियरली तक तो वो भी सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो उन शीट्स में जो भी एक्सरसाइज 2 के डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स जो तुमसे डाउट क्लास में तुमने रेस किए, है ना, तुमने डेफिनेटली मार्क किए होंगे, है ना, तुमने स्टार किया होगा कि यार ये क्वेश्चन नहीं बना, क्लास में डाउट पूछा, तो रिवीजन में बस उन्हीं क्वेश्चन को देख लो। देखने का मतलब है कि उनको दोबारा सॉल्व कर लो, ठीक है। तो हर चैप्टर में 5-5 क्वेश्चन डिफ़िकल्ट कैटेगरी, जिनको अगर कर लिया जाए तो वो बाकी के जो क्वेश्चन मैंने नहीं देखे वो अपने आप बन जाएंगे, ठीक है। तो तुमको हर चैप्टर के उन प्रॉब्लम्स को देख लेना है, कर लेना है। और जेई एडवांस के भी प्रॉब्लम्स, उसमें भी तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि एडवांस के बहुत सारे क्वेश्चन है शीट में, राइट, सारे नहीं कर पाओगे। तो अगेन वही सेम स्ट्रेटजी फॉलो करो जो तुम्हारे डाउट थे, राइट। अगेन लास्ट जो पेपर्स होते हैं एडवांस के, है ना, जितना मुझे पता है मैं तो मना कर देता हूँ कि लास्ट 2-3 ईयर्स के पेपर अपने को भी करने ही नहीं है, क्वेश्चंस करने ही नहीं है। शीट में वो होते हैं लेकिन हम उनको छोड़ देते हैं कि एज ए पेपर करेंगे, राइट। तो लास्ट 7-8 डेज या 10 डेज मान लो, क्योंकि मैं डेली नहीं करना चाहता कि एक दिन मैंने 21 का किया, अगले दिन मैंने 22 का किया, गैप देंगे, राइट। तो उन पेपर्स को लास्ट 10 डेज में आप आराम से, कि 10th डे मैंने 22 का पेपर कर लिया, फिर आफ्टर 2 और 3 डेज मैंने 21 का पेपर कर लिया, है ना। क्योंकि एडवांस में बहुत ये चीज़ फॉलो हो रही है मेंस में, कि वो जेई एडवांस के पिछले, वो भी ज़्यादा पीछे भी नहीं जाते कि 2010 का क्वेश्चन पूछेंगे। तो ऐसा देखने में आ रहा है कि वो 2-3 ईयर के पीछे के क्वेश्चन एडवांस के उसी को कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। और कई बार तो सेम ही पूछ लेते हैं, इतना भी नहीं करते, ठीक है। तो इससे डेफिनेटली, और जेई एडवांस में तुम्हारे रैंक मेंस में बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट मिलेगा, है ना, कि क्वेश्चन तुमको पहचाने से लगेंगे अगर तुम ये करके जाते हो जो मैंने कहा कि एक्सरसाइज 2 के डाउट प्रॉब्लम्स एज वेल एज एडवांस के डाउट प्रॉब्लम्स एज वेल एज लास्ट 3-4 ईयर्स कंप्लीट पेपर, राइट। तो उनको अपन करके जाएंगे ना। इसके एडिशन में अब मैथ्स पे थोड़ा सा कि मैं रिवाइज़ कर रहा हूँ, मैं सारे चैप्टर्स कैसे देखूँ, है ना। मेरे पास में सीक्वेंस एंड सीरीज़ देखने का टाइम नहीं है, मेरे पास पीएनसी देखने का टाइम नहीं है ना, एक क्विक रिवीजन करना है मुझे। तो उस मोमेंट पे तुम लोग कुछ लिमिटेड टॉपिक्स हैं जिन पे हम लोगों को दिखता है कि यार ये टॉपिक्स से क्वेश्चन आ ही जाते हैं, है ना। ऑलमोस्ट श्योर है कि इससे 1 या 2 क्वेश्चन तो आने ही आने, है ना। और ये तुम लोग को पता है अच्छी तरह से, जब तुमने शीट सॉल्व की थी तो तुमने एक्सरसाइज जेई एडवांस की जब शीट देखी होगी तो उसमें तुमको दिखा होगा कि यार एक की शीट तो एक एक्सरसाइज 1 पेज में ख़त्म हो रही है, एक की 4 पेज तक नहीं एंड हो रही है, एक में 80 प्रॉब्लम्स नज़र आ रहे हैं, एक में 10 है ना। तो वो ऑटोमेटिकली तुमको आइडिया नहीं देते कि कौन सा चैप्टर कितना रेलिवेंट है, राइट। तो लाइक फ्यू चैप्टर्स बस मैं ऐसे ही रैंडमली नाम बोल रहा हूँ, है ना, लाइक प्रोबेबिलिटी, वेक्टर 3D, कॉम्प्लेक्स नंबर, मैट्रिसेस, है ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डेफिनेट इंटीग्रल, राइट, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियबिलिटी। ये तो ऐसे चैप्टर्स है कि जिनके पुराने एडवांस के क्वेश्चन देख लो ना, खाली उतने से ही काम हो जाता है ना। इतने अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जेई एडवांस में कि उनको कर लो, अपने आप ही पूरा चैप्टर क्लियर हो जाता है, राइट। तो रिवीजन के लिए नोट्स का एक फास्ट गो थ्रू होना है कि यार मैं थ्योरी भूल गया, बहुत समय से थ्योरी देखी, मैक्सिमम 1 आवर चैप्टर की थ्योरी देखनी है, ठीक है ना। पन्ने पलटाने, कौन सा तुमको प्रूफ सब पढ़ के समझने हैं,
है ना। तुमको तो सीधा की पॉइंट्स पे जाना है कि यार ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट है, ठीक है। उसके इलस्ट्रेशंस कॉपी के फट से देखे और उसके बाद में आगे सीधे कि यार वो जो कहा था कि एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 4 के डाउट प्रॉब्लम्स कर लो, बस हो गया चैप्टर रिवाइज, ठीक है ना। तो इस तरह से मुझे लगता है कि मैथ्स का पर्पस तो सॉल्व हो जाएगा, है ना। हाँ, एनटीए की इंपॉर्टेंस बताता हूँ कि एनटीए की इंपॉर्टेंस क्या है। कुछ चैप्टर्स जो अब तक एडवांस में नहीं थे जो इसी साल ऐड हो रहे हैं, है ना, लाइक स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल रीजनिंग, रिलेशंस, है ना, और एक प्रोबेबिलिटी का भी स्टैटिस्टिकल पोर्शन है, राइट, रैंडम वेरिएबल, रिमेंबर, है ना। उस पर क्वेश्चंस आने के मतलब ऑलमोस्ट श्योर है कि एक ही क्वेश्चन आता है। इन सारे टॉपिक से नहीं, लगभग 2 या 3 से तो ज़रूर आता है ना। तो उसके लिए तुमको एनटीए के पुराने, तो उसमें पुराने पूरे पेपर्स थोड़े देखने हैं मुझे, चैप्टर वाइज भी तो लोगों ने कलेक्ट कर रखे हैं। अपने यहाँ ही आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो सीधा उस चैप्टर को उठाओ और उसके पुराने जितने उसके आपको 20-25 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट मिल जाएंगे एक, है ना। टोटल तुमको पता ही है कि कितने राउंड्स में एग्ज़ाम होता है, एक साल में ही कितने पेपर हो जाते हैं, है ना। तो उन सारे पेपर्स के इन चैप्टर्स के, केवल ये चैप्टर्स के क्वेश्चंस कर लो, ठीक है। तो मेरे ओपिनियन में तुम इसमें भी इजीली स्कोर कर लोगे। और ये वो एरिया है जिस पर हम लोग ऑलमोस्ट राउंड द ईयर मेहनत नहीं करते हैं, है ना। क्योंकि अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको कोई मैक्सिमम मिनिमम का प्रॉब्लम दे दूं और तुम बिल्कुल अनटच्ड हो, क्या 2 महीने से नहीं किया, लेकिन फिर भी तुम कर लोगे, है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो आता रहता है, ठीक है। मैथ्स में मैक्सिमम मिनिमम पर नहीं आया होगा तो फिजिक्स में उसका एप्लीकेशन कहीं आया होगा या कहीं और आया होगा, ठीक है। तो ये टॉपिक ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं हम लोग को टकराते रहते हैं, ठीक है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली, राइट। कौन से टॉपिक नहीं टकरा रहे, वो ये 4 हैं कि यार ये बिल्कुल ही नहीं है। मतलब अगर तुमने अभी आखिरी मोमेंट पे इनको नहीं देखा तो तुम बिल्कुल साफ हो जाओगे, तो वहाँ पर तुमको स्ट्राइक ही नहीं करेगा कि यार ये होता क्या था, ठीक है। तो ये चैप्टर्स मेरे ओपिनियन में जो लास्ट मोमेंट है ना, ठीक है, अभी तुमने अभी कर लिया कि मैं अभी भी करना चालू कर देता हूँ, ठीक है, कर लिया, वेरी गुड। लेकिन स्टिल लास्ट 3-4 डेज में इन चैप्टर्स को दोबारा देख लेना, है ना। क्योंकि फ्लो तभी आएगा, क्योंकि मैं राउंड द ईयर इसके प्रैक्टिस में नहीं रहता था, मैंने हार्डली साल में 3 या 4 दिन दिए बस। तो ऐसा चैप्टर तुम बहुत आसानी से भूल जाओगे, है ना। तो इसलिए उस चैप्टर को तुमको एकदम लास्ट मोमेंट पे, जैसे कहते हैं ना, जाते जाते देखा। अब जाते जाते का मतलब ये नहीं कि जैसे सर ने कहा कि लास्ट 1 और 2 डेज हमको ऑलमोस्ट 0 करना है, तो जाते जाते का मतलब ये नहीं कि एग्ज़ाम कल सुबह है और आज रात में देखा, ये नहीं करना है, 2 डेज बिफोर, ठीक है ना। तो उस मोमेंट तक करके रखेंगे तो मेरे ख्याल से वो चीज़ आपको रिटेन रहेगी एग्ज़ाम तक, राइट। और ऐसे ही मैथ्स के ये 4 चैप्टर्स के अलावा कौन से चैप्टर्स मैं मतलब भूलने की टेंडेंसी रखता हूँ, है ना, कि जेई जो हमारे कॉमन टॉपिक्स हैं उसमें भी कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें अगर आप थोड़ा ज़्यादा गैप कर दो तो आप बहुत ज़्यादा चांसेस है कि तुम उसको मिस कर जाओगे, है ना। तो उसमें मेनली ज्योमेट्री टॉपिक्स ही आते हैं, लाइक वेक्टर 3D, है ना, 3 डायमेंशन में सोचने का एक वे होता है, तुम लोग देखते होगे ना कि मैट्रिसेस की अलजेब्रा, है ना, वेक्टर 3D की प्रॉब्लम सॉल्विंग वो काफ़ी अलग रहती है, ठीक है। तो ये टॉपिक्स में भी हमारे भूलने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, राइट। तो इनको भी मैं लास्ट मोमेंट के लिए रखना चाहूँगा कि एटलीस्ट 3-4 डेज बिफोर एग्ज़ाम मैं एक बार भले ही 4-5 क्वेश्चन ही क्यों ना किए हों, रीडिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है कि पूरी थ्योरी फिर से देखो। अरे एक बार थ्योरी तुमने देख लिया ना, तुम बस ठीक है, आता है तुमको, तो रैंडम 5 सवाल उठाओ, 5 बन गए, हो गया तुमको सारा थ्योरी सब कुछ क्लियर, ठीक है ना। तो वेक्टर 3D एज वेल एज कोनिक सेक्शन, राइट। तो ये चैप्टर्स तुम्हारे एक आखिरी मोमेंट में इसका मुझे रिवीजन चाहिए, और साथ में मैट्रिसेस को भी ऐड कर लो, थोड़ा आउट ऑफ द वे जाता है, ठीक है ना। और इनमें तुम बस जेई एडवांस के पुराने क्वेश्चन देख लो, बेस्ट है, ठीक है। इससे अच्छा और मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा बेटर अपन कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मैथ सब्जेक्ट के बारे में मैंने जितना बोलना था, है ना, और ये एडवाइस को जो लोग फॉलो कर लेंगे वो लोग सर्टेनली एक अच्छा रिजल्ट अटेन कर लेंगे। और मेरा देखो डेफिनेटली मानना है कि जो मेंस अटेम्प्ट फर्स्ट है, मेन अटेम्प्ट सेकंड,
लेस स्कोर, गुड परसेंटाइल इन फर्स्ट अटेम्प्ट. सेकेंड अटेम्प्ट, मोर स्कोर, लेस परसेंटाइल. ये होने के चांसेस अब तक ऐसा पैटर्न देखा जा रहा है कि यार वो पेपर 1 आता है, कंपेरेटिवली आसान होता है फर्स्ट राउंड का, है ना, मेंस अटेम्प्ट 1, एक परसेंटाइल आता है. मैं सेकंड अटेम्प्ट देता हूँ, उसमें मैं पिछली बार से अच्छा करता हूँ, लेकिन मेरी परसेंटाइल ड्रॉप हो जाती है ना. तो उसका कारण बस इतना है कि जितना आप डिले करोगे ना तो कंपटीशन बढ़ जाएगा, है ना. लोग पीछे जो अभी पीछे चल रहे हैं आपसे काफ़ी, है ना, वो भी वेल प्रिपेयर्ड हो जाएंगे वहाँ तक. ठीक है, तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट है ना, इसमें अपन बहुत आसानी से अच्छा परसेंटाइल ला सकते हैं, राइट. और ये नहीं सोचना है कि कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर है ना जहाँ पर तुमको सर लोगों को जैसे कहा कि यार हमको अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करना है, तो एक मेरे पास मेरी खुद की एक लिस्ट होनी चाहिए, है ना. एक मेरे दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए कि मुझे कौन कौन से चैप्टर्स एक्चुअली आते हैं, जिन पर मैं कॉन्फिडेंट हूँ, है ना. एकदम प्रॉपर वे सॉर्टिंग होनी चाहिए कि यार ये मेरे स्ट्रेंथ्स है, ये टॉपिक्स में मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी कर लेता हूँ. फिर एक ये टॉपिक्स है जो सो हैं कि ठीक है, हाँ इसमें ठीक ठीक लेवल के क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा डिफिकल्टी ज़्यादा बढ़ती है मुझसे नहीं होते. और एक कैटेगरी की यार इसमें तो मैंने कितना भी एफर्ट लगाता हूँ ना, मुझसे तो एकदम लाइट हल्का सवाल तक नहीं बनता है ना. तो आप उसी प्रपोर्शन में टॉपिक्स पर एफर्ट लगाओ, राइट. मैं क्यों उस टॉपिक पर बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाऊं जिस पे कुछ आउटपुट ही नहीं आ रहा है ना. और तुम लोग अच्छी तरह जानते हो कि आउट ऑफ 100, है ना, मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि 100 में मुझे नहीं लगता कि 90 प्लस, है ना, 90 प्लस वाले बहुत कम लोग रह जाते हैं, है ना. 80 प्लस पर स्ट्रेंथ ज़्यादा, लेकिन मेजॉरिटी के तुम सुनोगे मार्क्स कि यार 99 परसेंटाइल प्लस जिनके हैं, तो उनमें तुमको सुनने में आ जाएगा कि यार एक 50 मार्क्स वाला भी था, राइट. तो इसलिए नेचर जैसा सब्जेक्ट का उस के अकॉर्डिंग बी कॉन्फिडेंट. ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे को तो ये एक चैप्टर नहीं आता, उस एक चैप्टर की वजह से बाकी सबको भी ख़राब कर दो, राइट. और एक पेपर की जो टेंडेंसी होती है ना, उसके बारे में एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ बस. तो एक्चुअली पेपर सॉल्विंग की टेंडेंसी तो कुछ भी नहीं होती है, वो एक जनरल टेंडेंसी होती है कि ऐसा मैं हूँ, है ना, ये मेरा तरीका है. चाहे वो होमवर्क हो घर पर कि मुझे नंबर ऑफ़ प्रॉब्लम्स 30 क्वेश्चंस होमवर्क में मिले गए थे, उनको मेरा करने का तरीका हो, और चाहे मैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठा पेपर कर रहा हूँ, मैं एक ही जैसा रहता हूँ, है ना. तो उसमें सिंपल सी टेंडेंसी यही है कि प्रॉब्लम्स, चाहे क्वेश्चन 1 पहला ही देख करके तुमको लगे कि यार ये तो समझ में ही नहीं आ रहा, तो मैं अनकंफर्टेबल थोड़ी हो जाऊँगा कि यार तो पहले ही सवाल पेपर का अटक गया, है ना. मैं तो उसको इमीडिएट ड्रॉप कर देता हूँ कि यार इसमें समझ में नहीं आ रहा है, आगे बढ़ो, है ना. तो इस तरह से पेपर को एंड करो समहाउ, चाहे आउट ऑफ 30 10 ही क्यों ना किए हो तुमने, कि यार एक राउंड पूरा निकल गया, 30 में से 10 अटेम्प्ट हुए, ठीक है. लेकिन उस मोमेंट पे तुम्हारे पास में एक ये है ना, मेरे पास रीज़न कि यार मैं तो टाइम ही नहीं देता, ठीक है. तो एक एक्सक्यूज़ है मेरे पास कि अगर मैं देता ना तो बन जाता, राइट. तो सेकेंड राउंड, है ना, कुछ लोग कहते हैं कि सर हमें तो सेकेंड राउंड लाने का टाइम नहीं मिला. अरे टाइम इसलिए नहीं मिला ना क्योंकि जो नहीं बन रहे थे उन पर समय खराब किया, राइट. तो सेकेंड अटेम्प्ट नहीं आने का चांस ही नहीं है, क्योंकि मैं तो आसानी से छोड़ देता हूँ कि यार ये क्वेश्चन जो है ना, ये मैंने एक लाइन लिखी, इसके बाद मैं अटक गया, अब ये उलझ रहा है. अगर इमीडिएट तुमको दिख रहा है कि यार ये तो उलझ रहा है, तो इमीडिएट ऑल्टरनेट सोचो, नहीं आए छोड़ दो, ठीक है ना. और इस तरह से जब अपन दोबारा लौट करके आएंगे तो डेफिनेटली तुमको एक चीज़ दिखाई देगी कि जब तुम सेकंड अटेम्प्ट में उस क्वेश्चन को पढ़ोगे वो तुमको एक बार में स्ट्राइक करेगा, सारे नहीं कुछ, है ना. और तुम एक बार सोचोगे कि यार पहली बार पढ़ा था तो क्या 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 नहीं समझ आया था, ठीक है ना. तो वो जो बात थी ना, वो एक्चुअली लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था. शुरू में हम हार्डली पहला दूसरा तीसरा कर रहे हैं, तो वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से जो क्वेश्चन नहीं बना, और वही क्वेश्चन सेकंड राउंड में फट से बन गया क्योंकि कॉन्फिडेंस से कि यार पेपर एक राउंड तो देख चुका हूँ ना, कम से कम ये तो मैं इंश्योर कर चुका हूँ कि पेपर का एक भी आसान सवाल नहीं छूटा है ना. बाहर आकर के ये तो नहीं हुआ कि यार मैंने तो ये क्वेश्चन को रीड ही नहीं किया और देखो ये सबसे ईजी क्वेश्चन था, मैंने सारे क्वेश्चन को रीड तो किया है, तो मतलब ये तो इंश्योर हो गया ना कि ईजी क्वेश्चन मैंने कर दिए. अब कम से कम बाहर निकल के मुझे पता पड़ेगा कि यार ये क्वेश्चन नहीं बना तो ये अच्छा क्वेश्चन था, तो ठीक है ऐसे क्वेश्चन नहीं बने कोई बात नहीं, लेकिन ईजी तो बन गया ना.
और सबको पता है इजी क्वेश्चन कर लेने से सिलेक्शन हो जाता है, राइट? अब फिर उसमें जैसे जैसे लेवल बढ़ाते हैं कि यार हल्का सा ये थोड़ा सा बेटर था, इसको कर लिया रैंक इंप्रूव हो गई, है ना? और हायर लेवल प्रॉब्लम्स कर लेंगे तो यार फिर तो हम तो बेस्ट में आ गए, ठीक है ना? तो इसलिए मेरे ओपिनियन में ये जो टेंडेंसी है, ये टेंडेंसी जो लोग अब तक नहीं फॉलो करते हैं वो कि यार मैं तो एक एक क्वेश्चन पर भिड़ा रहता हूँ, है ना, वो एटलीस्ट आज से ही शुरू करते हैं, राइट? कि हम तो इसी तरह से होमवर्क करते हैं, तो ये जो है ना, ये हमारी आदत ही ऐसी है कि इफ़ यू कम टू मी विद इन 3 प्रॉब्लम्स, तो मैं हो सकता है मैं आपको सबसे पहले कहूँ कि चलिए पहले 3rd क्वेश्चन बताता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे को एकदम दिखते ही समझ में आ रहा है कि हाँ ये तो हो जाएगा, है ना? तो क्यों ज़बरदस्ती जो क्वेश्चन मुझे बनने ऐसा नहीं दिख रहा है या एक समझ में नहीं आ रहा, तो उस पर मैं क्यों तुरंत लगाऊं? लेकिन 3rd करने के बाद में वो 1 भी बन जाएगा, ठीक है? तो मेरे ख्याल से इन सब बातों को फॉलो करोगे तो मैथ्स में मेरे हिसाब से कर ले जाओगे, राइट? ओके, सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।